बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। शाह साहब, हुकूमत के जो टॉप के वज़रा वो बड़े तसलसल के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ ये उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए जी यहूदी जो लॉबी है वो हरकत में आ गई है, वो उसको बचाने के लिए आ गए हैं मैदान में। इसमें जो हुकूमत का दावा, इसमें कितनी क्या ये दावा दुरुस्त है हुकूमत का, इसमें कितनी ताकत है? और फिर रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जो एक हमारे सफरतकारों में जो असेसमेंट है वो क्या है रिचर्ड ग्रेनल को लेकर? देखिए, जो आपको पहला सवाल है ना कि यहूदी लॉबी हरकत में आ गई है, आपने देखा ये बड़े ट्वीट्स हो रहे हैं जी, और ख्वाजा आसिफ तो अतर के साथ टॉप के वज़रा जो है। अच्छा, इसके ऊपर ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब है माइकल कुगलमैन, विल्सन सेंटर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, उन्होंने इसका जवाब दिया और बड़ी हैरानकुन ममासलत बताई है कि हर वो मुल्क जहाँ से इमरान खान के हक में आवाज़ उठ रही है वो कौन से मुल्क हैं, उनमें क्या चीज़ मुश्तरक है, ममासलत क्या है। वो बड़ी हैरानकुन ममासलत है। एक तो मैं आपके सामने उनका ट्वीट रखूंगा, एक मैं आपको क्लिप सुनवाऊंगा एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब का। आखिरी उनकी पोस्टिंग हाई कमिश्नर थे वो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लगाए थे, और बड़ी मशहूर किताब में लिखी है। जी, जी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपके सामने एक मंजरनामा रख दूं कि ये सूरत हाल है क्या। देखें, रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, और ये असेसमेंट और ये फियर बाकायदा हमारे सफारती हलकों में हमारे जो सफारतकार हैं, हमारे जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनमें मौजूद है और उसकी कुछ वजूहात हैं। उसके लिए पूरा एक हिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको आप जहन में रखें। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें रेक्स टिलरसन उसने वज़ीर ख़ारजा लगाया। कुछ वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार ये मेरा काम पूरा नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया, उसने टारगेट अचीव नहीं, उसने लात मार के बाहर निकाल दिया, माइक पॉम्पियो को ले आया। उसको एक बंदा मिला, उसकी असाइनमेंट एक लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी, यानी कि अगर रिचर्ड ग्रेनल की असाइनमेंट्स देख लें, वो जर्मनी के लिए सफ़ीर भी था, वो कोसोवो और सर्बिया के लिए मंदूब भी था, वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी था, एक्टिंग डायरेक्टर, जिसके नीचे बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जो अच्छा, फिर उसकी कभी चीफ ऑफ स्टाफ से नहीं बन रही, कभी उसकी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से नहीं बन रही, ट्रंप की वो शफल कर रहा है अपनी टीम को, और वो इसमें कोई आर भी नहीं समझता। तो अभी वो टीम फाइनलाइज कर रहा था, उसमें जो नाम थे कि जिनको ये कहा जा रहा था कि यार ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए कंसिडर हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनमें दो नाम थे। एक नाम था मार्को रूबियो का, एक नाम था रिचर्ड ग्रेनल का। मार्को रूबियो को उसने चुन लिया कि मेरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, और दूसरे नंबर पे उसने फॉरेन अफेयर्स के लिए वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया समेत दुनिया के जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए रिचर्ड ग्रेनल। अब इस बात की क्या गारंटी है कि 6 महीने 1 साल के बाद उसको मार्को रूबियो की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती, उनका माजी और वो मार्को रूबियो को तब्दील करता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो रिचर्ड ग्रेनल को नहीं लगाएगा? लगा भी सकता है, बिल्कुल। वो शफल करके उसको कोई और ऐसी असाइनमेंट, वो उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, इसके लिए भी कर सकता है, इसका कोई टास्क भी दे सकता है। और हैरानकुन तौर पर जो मुस्लिम लीग नून की परेशानी है या उनकी जो तनकीद है, वो जिस बात पर होनी चाहिए दरअसल वहां नहीं हो रही। वो बड़ी अजीबो गरीब एक पैटर्न है जो इस वक्त इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। उससे आपको अंदाजा होता है कि आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है, जिसकी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। जिस बात पे आपको असल में स्टैंड लेना चाहिए या तनकीद करनी चाहिए, वो आपकी बातों में आखिरी दर्जे पे नजर आती है और आपकी मेन प्रोमिनेंस किसी और बात पे। देखें, एक बात को जरा बड़े ठंडे दिल से समझ लें। पाकिस्तान अगरचे एक न्यूक्लियर आर्म्ड बड़ी यानी कि एटमी कुव्वत रखने वाला एक मजबूत फौज वाला मुल्क है, लेकिन इस एतबार से, माशी एतबार से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान को लाइबिलिटी के तौर पे देखते हैं, लेकिन 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क, तगड़े मुमालिक में से आप समझ लें। इकोनॉमी के एतबार से नहीं, बट अदरवाइज पॉपुलेशन देखे ना, 25 करोड़, दुनिया की 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? चीन के वजीर खारजा एक हुआ करते थे चिंगांग, जब ये एपीडीएम का सीजन 1 था,
उससे पहले वांग वी थे, अभी जिम्मेदारियां वांग वी के पास हैं। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो 4-5 स्पोक्स पर्सन हैं, उनमें से एक ली जानजाओ भी हैं, एक उनके जनाब लीजन चाओ जो उनके अभी मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, शी जिनपिंग है। फिर रूस है एक बहुत बड़ी कुव्वत, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़खारोवा। अब इनसे बड़ी दुश्मनी तो नहीं है ना, इनसे बड़ी दुश्मनी नहीं है, 3 मुबालक यही है बड़े। इनकी दुश्मनी अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा है जी। आपने कभी इन साहिबान का जिनका मैंने नाम लिया या मजीद इनके कोई वज़रा उनको उठाएं, आपने कभी देखा हो किसी ने एंटनी ब्लिंकन के ऊपर? नहीं, चाइना तो कभी नहीं करता है। एंटनी ब्लिंकन के ऊपर कभी स्टेटमेंट्स दी हो? नहीं। कभी सरगई लावरोव ने पर्सनलाइज होके किसी एक बंदे को टारगेट करके स्टेटमेंट्स? कभी नहीं, नेवर है। क्यों नहीं दी? उसकी वजह यह है कि डिप्लोमेसी में फिर बड़ी बॉटलनेक्स आ जाती है। कल को जो हमारे आखिरकार हमारे सफीर ने मामले को ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे किसने बात करनी है? स्टेट डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की जगह आएगा उसके साथ कर रही है। उसके साथ जो बातचीत करनी है वो आपके सफीर ने करनी जी। और उसका जो बॉस है जो रिचर्ड ग्रेनल है और मार्को रूबियो जी, उनको आपने जनाब पर्सनलाइज होके टारगेट करना शुरू किया कि पैसे खाते हैं, पैसे लेके बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं पैसे लेकर, लॉबिंग के ज़ेरे असर है। आपने तो उनके ऊपर पूरी कैंपेन चला दी। कल को जो उनका मातहत बंदा होगा उसके साथ जब आपने डील करना होगा तो आप क्या डील करेंगे? आप खुद सोचें। फिर उनका जो हाई कमिश्नर, उनका जो एम्बेसडर है यहाँ पे, वो तब्दील होना है, ब्लोम की जगह एक और बंदा आना है। और आपको पता है कि कुछ सफ़ीर पाकिस्तान में बड़े अहम हैं। सऊदी अरब का सफ़ीर बहुत अहम होता है, आपको पता है जी। आपको पता है कि अमेरिका का सफ़ीर, बाकी भी जाहिर है कि यूएई का, बाकी भी ममालिक हैं, लेकिन कुछ ममालिक हैं जिनके सफ़ीरों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो आपने जनाब ठीक है, आप कर लें, आप पर्सनलाइज्ड टारगेटेड कैंपेन करके देख लें, इसका मज़ा उठा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा डाउन द लाइन बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एक मैं आपको ना अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, फिर हम इसको कोगलमैन के ट्वीट पे भी आते हैं, लेकिन बासित साहब की बात सुने, थोड़ी सी तवील, 3 मिनट 30 सेकंड, 3.5 मिनट। लेकिन वो शख्स जिसने, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब वो ट्रैक्टर ट्रॉली, अच्छा आपको पता है कि ये जो बड़ा मशहूर नाम है जो इमरान खान के या पीटीआई के खाते में पड़ता है, मौलाना फजलुर रहमान का, जी, ये इन्हीं का दिया हुआ है, ये इन्हीं का, जी ख्वाजा आसिफ टू बी वेरी प्रिसाइज, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारी गुफ्तगू किए जा रहे हैं। आपका जो दफ्तर खारजा है उसमें यानी आपको 14 साल 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद, ये वज़ीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ, आप 14-16 साल की तालीम हासिल करने के बाद आप CSS में अपेयर होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, कुछ 40-40 हज़ार बंदा अपेयर होता है, 1100-1200 बंदा पास होता है, 600 बंदा इंटरव्यू में फारिग हो जाता है, बाकी 600 का पता चलता है कि 400 सीट्स हैं, 200 बंदे की एलोकेशन नहीं होती, मेरिट नहीं बनता, ऐसा ही है। 400 लोगों की जिनका मेरिट बनता है उसमें जो टॉप के कैडर हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग चूज करते हैं, उसमें आपका DMG ग्रुप है, उसमें PSP है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कस्टम, इनलैंड रेवेन्यू, फॉरेन सर्विस, यहाँ पर आपकी वो टॉप क्रीम आती है। उसके बाद वो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके बाद वो जाके जनाब 3rd सेक्रेटरी के तौर पे, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम शुरू करते हैं, फिर 3rd सेक्रेटरी तैनात होते हैं, फिर वो ज़बानें सीखते हैं, फिर वो किसी मुल्क का कल्चर सीखते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें लोगों की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, लोगों का रिएक्शन, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके साथ कोई बात करनी है, उनसे कोई बात मनवानी है, उसका तरीक़ाकार क्या है, फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होते 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 डायरेक्टर, फिर उसके बाद 2nd सेक्रेटरी, 1st सेक्रेटरी, फिर जनाब आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, DG बनते हैं, फिर आप सफ़ीर लगते हैं, फिर आप एक मनाजिल तय करने के बाद आप वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन सारों को तो उठा के आपने डाल दिया कूड़े की टोकरी में, आपने कहा कि सफारतकारी मैंने चलानी है, वो भी मराकश में बैठ के, और फिर मैंने ट्वीट्स भी करने हैं। तो ये आपने सब कुछ कर तो रहे हैं आप। जो लोग इस प्रोसेस से गुजर के कहीं पर पहुंचे हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये अब्दुल बासित साहब की बात तो मैं आपको सिर्फ इसलिए सुनवा रहा हूं क्योंकि अब्दुल बासित साहब ने तो ऑन द रिकॉर्ड बात की है। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन
बड़े अहम मगरबी ममालिक में जो पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खानों में काम कर रहे हैं, वो इस सेंटिमेंट को जो अब्दुल बासित साहब गुफ्तगू कर रहे हैं शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि यानी कि उनकी गुफ्तगू का भी लुब्बे लुबाब यही है। और आपका क्या ख्याल है कि अब्दुल बासित साहब, एक तो अपना उनका एक्सपीरियंस है, दूसरा क्या वो अपनी जो डिप्लोमेटिक फ्रेटर्निटी है उसमें वेल कनेक्टेड नहीं है? क्यों नहीं? उनको नहीं पता कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। बासित साहब हिंदुस्तान में, थोड़ा सा ये भी बता दें, हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर रहे ना? हाई कमिश्नर रहे हैं, तो ये जरा इनकी बात सुन लें। अच्छा, पहले तो देखिए हमारे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस, वही कोहेरेंस नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। एक तरफ फॉरेन ऑफिस कहता है कि ये हम अफराद के जो स्टेटमेंट्स हैं उस पे रिमार्क्स नहीं देते, ये इंडिविजुअल कोई राय हो सकती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती कोहेरेंस। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्होंने तो लड़ाड़ दिया, उन्होंने तो खूब उसको क्लास दी ना रिचर्ड ग्रैनल की। तो या तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जुबान से जो लफ्ज निकलता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो या तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि कोई अहमियत नहीं है उस चीज की, उन्होंने तो यहाँ भी कह दिया, समझा दी ना कि क्या अहमियत है। उन्होंने तो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ की भी शायद कोई बात की, मुझे समझ नहीं आई कि जी पीटीआई इसराइल के हाथों में खेल रही है। अगर कोई ऐसी बात है और हुकूमत के पास ये पॉलिटिक्स नहीं कर, देखिए पॉलिटिक्स है ज्यादातर, मैं समझ, और ये कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है, ये बात इनको याद रखनी चाहिए। रिचर्ड ग्रैनल को बहुत लोग कह रहे हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो इस इनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस हैं, वो शायद वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये भी याद रहे कि वो पाकिस्तान के लिए भी स्पेशल इनवॉय हो सकते हैं। इनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस का मतलब ये है कि वो अफगानिस्तान के लिए भी हो, उनको बना दें, ट्रम्प कहें जी उनको लॉन्च कर दें कि आप पाकिस्तान को हम आपको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, और ये भी याद रहे कि ये ट्रम्प के पहली एडमिनिस्ट्रेशन में जर्मनी में उनके सफीर भी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ये मार्क रूबियो नहीं होंगे, चलिए मान लेते हैं, ये इनके पास और कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होगा, लेकिन भारत उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा तो हैं। मार्क रूबियो से तो मुलाकात करना आसान होगा ना इनका, तो ये इनसे क्यों खामखा आप अननेसेसरीली इनको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं पब्लिकली। एक कोई आई डू नॉट नो कि रियासतें इस तरह फंक्शन नहीं करती। अगर उन्होंने एक बयान दिया कि फ्री इमरान खान, तो सो व्हाट, आप उसको इग्नोर कर देते। आपने उसको भी अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया है। सुबह शाम सारे टीवी चैनल रिचर्ड ग्रैनल कर रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बाज दो ये कह रहे हैं कि जी बहुत उसका क्या है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि रिचर्ड ग्रैनल सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी कम्युनिटी इन द यूएस, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए कोई हालात अच्छे ना हो। पहले ही अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप क्यों मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं? मैं लिटरली मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वॉशिंगटन डीसी में, वो कितने मसाइल का शिकार है इस वक्त, बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल किसी और टेंजेंट पे चले हुए हैं, वो कोई बात सुन ही नहीं रहे। वो तो उनका तो एक ही मकसद लगता है कि रह गया है कि बस अपने वो कायद जो है पीटीआई के, उनको बाहर लाना है। और क्या इस सब की बेसिस जो हैं वो इन सब की इसी तरह की हमाकतें हैं जो इनको मजीद प्रोवोक कर रही हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? आप सफारत खाने वो काम करने दीजिए ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, सिर्फ ये आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को अननेसेसरीली प्रोवोक कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनसे भी एक कन्फ्रंटेशनल हो गए हैं। किसी तौर भी ये मुनासिब नहीं है। आपकी बड़ी अहम कम्युनिटी है वहां, वो आपका एसेट है। तो वो जो एसेट हैं उनको तो मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये मुर्दे दफनाने आते हैं, अपने माँ बाप की लाशें दफनाने आते हैं। अब जो बासित साहब बात कर रहे हैं, ज़रा इस बात को डाइसेक्ट करके देखें कि इस वक्त प्रैक्टिकली आप दुश्मनी जानबूझ के मोल ले रहे हैं ना। ये काम मैं आपको बता चुका हूँ कि रूस और चाइना नहीं करते, तो ये काम हम कर रहे हैं। वो चाइना और रूस ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। कितनी बड़ी इकॉनमी है चाइना और रूस की, तो वो ज़्यादा बड़े, वो मुल्क है चाइना जो पावर सेंटर शिफ्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि ये जो सदी है ये एशिया की सदी है, और इसमें थंब के तौर पर दरमियान में बड़ा जो खंबा है चाइना है। चाइना के इर्द गिर्द जनाब इकट्ठा होना है दुनिया के ममालिक ने, और चाइना की तरफ एलिजेंस मोड़नी है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता,
यूएस ऑफिशियल्स के साथ, वो उनके साथ डिप्लोमेसी के साथ चलता है और डिप्लोमेटिक वे में चीज़ें चलाता है, तो हमारा जो काम है हम किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा जो कह रहे हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, वो नहीं होगा, चले आप समझते हैं अनइम्पॉर्टेंट है, और भाई मार्को रूबियो के साथ तो उसका रोज़ का ताल्लुक होगा ना, जो उनका वज़ीर ख़ारिजा है। अब आप आ जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ, और भाई मुस्लिम लीग नून जो है, जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं, अभी पाबंदियों का ऐलान किया है आपके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से, और अगर वो टारगेट कर रहे हैं आपके ख्याल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना ज़्यादा बड़ा इशू है या इमरान खान के हवाले से बात करना ज़्यादा बड़ा इशू है? तो आप जिसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो है ही नहीं, आपका रिएक्शन है इमरान खान पे। तो आपको मसला जिस बात से दरअसल होना चाहिए, जो सक्सेसिव अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस का है, वो टारगेट है पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम। तो जब वो उसके ऊपर सक्सेसिव रिजीम्स पाबंदियां लगाती आ रही है, उस पे नहीं आपका मुंह खुलता, उस वक्त आप कहते हैं वेंटिलेटर्स हैं, उस वक्त आप कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। द मोमेंट दे टॉक अबाउट इमरान खान, आप कहते हैं कि जनाब को बहुत बड़ा मुल्क सलामती का मसला हो गया, तो आपका दरअसल सियासी मसला हो गया, आपका पाकिस्तान मसला नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि हमने सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। अब ये जो पूरी कहानी चला रहे हैं, ये भी इनके मुंह पे पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल ख्वाजा साहब का ट्वीट, और ये मुस्लिम लीग नून के लोग अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, इमरान खान की बैनुल-अक़वामी हिमायत तमाम उन ममालिक से आ रही है जो इसराइल के कट्टर हामी हैं, जिनकी हिमायत की बदौलत इसराइल का वजूद है, और इन मुल्कों ने फ़लस्तीन की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के सहूलतकार हैं। इन्हीं मुल्कों से जो भी अफराद इमरान खान की हिमायत में आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी या खुद सेहूनी है या खुलेआम उनकी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या ये ममालिक और अफराद किसी ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में उनकी प्रॉक्सी इमरान खान हुक्मरान बन के पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को लपेटे और अपने मालिकों की क्लाइंट स्टेट बनाने के उनके मजमूम एजेंडे की तकमील करे? क्या ये सब इत्तफाक है या पाकिस्तान एक साजिश का निशाना है जिसकी तकमील इमरान खान के ज़िम्मे लगाई गई है? अब ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं वो क्लाइंट स्टेट बना दे और फलां कर दे। ये सबको मालूम है कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इसराइल के बारे में, इमरान खान का नरेंद्र मोदी के बारे में क्या मौक़िफ़ है, इमरान खान का अमेरिका की उस एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ बात कर रही थी क्या मौक़िफ़। मसला है आपका। राजनाथ सिंह है जो हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा है जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, हिस्टोरिक मिस्टेक थी जी, और वक्त करीब आ रहा है कि हम इस हिस्टोरिक मिस्टेक को अनडू करेंगे। अखंड भारत, ये जो सीमा रेखा है हम इसको मिटाएंगे। वो कहते हैं कि जनाब हम आज़ाद कश्मीर भी, आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी हम बहुत जल्द ले लेंगे। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के कुछ 34 बंदे मार चुके हैं। ये स्टेटमेंट्स दी हैं ना जी, बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं, बल्कि मारे बंदे। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को इस पे छलांगे लगाते देखा? नहीं। आपने उसको देखा है कि उसने राजनाथ सिंह के खिलाफ इस तरह बयान दिए? बिल्कुल नहीं। रिचर्ड ग्रेनल पे तो बड़े याद आ रहे हैं। तो आपका मसला तो कुछ और है। अच्छा शाह साहब, आपका मसला पाकिस्तान नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई बयान दिया? कोई बयान नहीं दिया। कश्मीर के ऊपर कितने बयान दिए आप? आपने अमेरिका की एक्चुअली जो उसने पाबंदियां, जो उसने असल काम किया है उसके ऊपर आपने बात की है। मसला आपका कुछ और है। इसके ऊपर माइकल कुगलमैन ने जो तबसरा किया है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि अनदर स्ट्रेंज अटेम्प्ट टू लिंक ग्लोबल सपोर्ट फॉर खान टू इजराइल। एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल सपोर्ट इमरान खान के लिए आ रही है उसको लिंक कर दिया जाए इसराइल के साथ। वो कहता है हकीकत ये है कि ये जो सपोर्ट है ये किन ममालिक से आ रही है, और ये फिर आप नोट करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। क्या इमरान खान के लिए सपोर्ट मिस्र से आ रही है? कोई मिस्री नहीं, मिस्र से कहां से आ रही है? नहीं, लीबिया से। क्या इमरान खान जॉर्डन से नहीं आ रही? हाँ, के लिए सपोर्ट का बयान जो है वो इजराइल के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं अरब स्टेट से आ रही है? नहीं आ रही। इंडिया तो चलो है ही एक वो दुश्मन मुल्क है ना हमारा। तो क्या चाइना से आ रही है? नहीं आ रही। हांगकांग से आ रही है, नॉर्थ कोरिया से आ रही है, साउथ कोरिया से आ रही है, जापान से आ रही है, या आपका जो बेलारूस अफ्रीकी ममालिक से नहीं आ रही। कहाँ से आ रही है? ये बड़ी दिलचस्प बात है।
ये वो ममालिक हैं जहां पर लार्ज पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है जी, जो कि प्रो इमरान खान और प्रो डेमोक्रेसी है, और उसमें ओवरसीज पीटीआई लीडर्स बैठे हुए हैं जी। जिस मुल्क में, अमेरिका, आपका पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं। दूसरी मुश्तरक बात क्या है इन ममालिक में? दूसरी ये है कि वो ममालिक जो अपने लोगों को जो भी बात वो करना चाहते हैं वो करने का हक देते हैं। डायस्पोरा, ये ममालिक बिल्कुल, डायस्पोरा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है सऊदी अरब में जी, यूएई में, गल्फ रीजन में। लेकिन वहाँ पर क्योंकि उन ममालिक की ये पॉलिसी नहीं है कि वो अपने लोगों को एहतजाज का हक देते हों, सेमिनार्स कराने का, आवाज़ उठाने का हक देते हो, तो लिहाजा उन ममालिक की हुकूमतों के ऊपर प्रेशर ही नहीं बनता। उन ममालिक में इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। वहाँ पर मुझे याद है कि जब यही अब्दुल बासित साहब जिनकी हमने बात की है, ये कोई 2005-06 की बात है, ये नाइब सफ़ीर थे हमारे, डिप्टी हाई कमिश्नर थे लंदन में, और इन्होंने एक पेपर पे काम किया था, एक पूरा स्टडी कैरी आउट की थी, और इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि बरतानिया की 50 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ऐसे हलके हैं जहां पर जो मेंबर है, एमपी है, उसका इलेक्शन पाकिस्तानियों के वोट से असरअंदाज हो सकता है। और उस वक्त ये पेपर बना के भेजा था कि ये जो डायस्पोरा है हमारा, इसके ज़रिए हम बरतानवी पार्लियामेंट के 50 लोग ऐसे पहुंचा सकते हैं, और 50 लोग जब वहाँ पर पाकिस्तान के हक में, कश्मीर के मामले पे, दीगर मामलात पे आवाज़ उठाएंगे तो वो बड़ी जानदार गूंज होगी बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के फेवर में। तो इस डायस्पोरा को इस्तेमाल करें। तो आप खुद सोचें ना कि अगर वो पाकिस्तानियों के वोट के, या फॉर दैट मैटर अमेरिका में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान मजबूत मैटर करता है, फिर वो जाहिर है कि वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात सुनते हैं। आपने उन्हीं लोगों के साथ तो सबसे बड़ी दुश्मनी पाली हुई है। आप कहते हैं कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कहते हैं कि इनके पास वोट का राइट नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं कि दोहरी शरीयत ख़त्म कर देंगे, आप कहते हैं इनके पासपोर्ट कब्जे में ले लेंगे, इनकी शरीयत मनसूख दफनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो गलती तो आप कर रहे हैं जी, आपने गलती की। तो ये बात, ये दोनों मुश्तरकात जो हैं वो मौजूद हैं जिस मुल्क से आवाज़ उठ रही है। और ये जो बात है, ये यहूदी लॉबी और एजेंट, मेरे ख्याल में तो ये पहले भी काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, अभी भी काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब ने ये बताया जी कि ये जो नून लीग दावा कर रही है ना कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत, ये सबसे बड़ा झूठ है। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।